नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर में। जैसा कि हमने अपना जो लोकतंत्र की बुक है, राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक है 10th क्लास की, उसके अंतर्गत हमने लोकतंत्र की चुनौतियां, जो कि इस बुक का अंतिम चैप्टर है, यानी 9th और 10th के अंदर जितना भी हमने लोकतंत्र के बारे में जाना है, लोकतंत्र के बारे में जो हमने पृष्ठभूमियां तैयार की हैं, किस किस प्रकार से इनको समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, तो इस लोकतंत्र की चुनौतियों के माध्यम से ये अंतिम चैप्टर, इसकी हम 3 क्लासेस जो है ऑलरेडी डाल चुके हैं। और 3 क्लासेस के अंदर हमने पहली जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और जो बुनियादी आधार की चुनौती है उसको हमने व्याख्यान दिया था, उसको हमने एक्सप्लेन किया था, उसका हमने विश्लेषण किया था। दूसरी जो वीडियो थी उसमें हमने तीनों प्रकार की जो समस्याएं, प्रमुख रूप से 3 प्रकार की जो समस्याएं हैं, बुनियादी आधार की चुनौती हो गई, विस्तार की चुनौती हो गई, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती हो गई, उन तीनों को पूरी तरह से विश्लेषण दिया था। और जो तीसरी वीडियो थी उसमें हमने कि अलग अलग संदर्भ के अंदर, यानी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट चैलेंजेस, यानी अलग अलग संदर्भ के अंदर अलग अलग राष्ट्र में जब अलग अलग परिस्थितियां होती हैं तो अलग अलग राष्ट्र के लिए, अलग अलग समाज के लिए ये चुनौतियां अलग अलग कैसे रूप धारण कर लेती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो इस प्रकार से हम अलग अलग राष्ट्र के चुनौतियों के बारे में जान चुके हैं। किस प्रकार से हमने ये भी देखा था कि एक चुनौती जो है वो कई राष्ट्र के अंदर पाई गई थी, यानी बहुत से ऐसे राष्ट्र थे, बहुत से ऐसे लोकतांत्रिक देश थे जिनके अंदर एक ही प्रकार की समस्या हमें बार बार देखने को मिली। कुछ ऐसे देश थे जिनके अंदर 2 से 3 तीनों की तीनों भी जो समस्याएं थी वो भी हमें देखने को मिली। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि अलग अलग तरह की जो चुनौतियां हैं वो किस प्रकार से, यानी कि एक बार फिर से एक और तरीका, एक दूसरे तरीके की जो समस्याएं हैं उनके बारे में। जैसे संवैधानिक बनावट की चुनौती है। संवैधानिक बनावट की चुनौती यानी जैसे नाम से ही पता है कि संविधान से संबंधित, संविधान को किस प्रकार से वहां पर लागू किया जाए, कैसे किया जाए। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया जो चलती है उसमें सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया जाता है। जैसे कि भारत जब आजाद हो रहा था उस समय भी अंग्रेजों ने भारत से एक संविधान सभा का गठन करवाया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष हमारे सच्चिदानंद जी रहे थे, और बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो समस्या आती है, जो संवैधानिक बनावट के आधार पर संविधान सभा का निर्माण करना। फिर संविधान सभा का निर्माण किया जाता है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमें संविधान सभा या संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो यानी संविधान के जो नियम हैं, संविधान को बनाने के पीछे जो धारणाएं हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी, उन सब चीजों के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। संवैधानिक बनावट के जो है समस्या, इसके अंदर किस किस देश के अंदर इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चिली के अंदर, चाइना के अंदर, घाना है, श्रीलंका है, सऊदी अरब है। भारत के अंदर, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में इसको किस प्रकार से समस्या, क्योंकि भारत के अंदर पारिवारिक जो कानून है, पारिवारिक जो संबंध होते हैं उनके बारे में कोई खास कानून नहीं बने हुए। सऊदी अरब के अंदर देखें तो सऊदी अरब के अंदर जो समानता का अधिकार है, यानी नागरिकों को जो समानता का अधिकार है उसकी चुनौती बना हुआ है। श्रीलंका के अंदर देखा जाए तो श्रीलंका के अंदर क्या है कि भाषाई आधार की चुनौती है वहां पर, यानी एक भाषा को संरक्षण प्रदान किया हुआ है। सिंगली जो भाषा के लोग हैं उसको जो संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर भी जो संविधान बनाया गया तो उस समय इस प्रकार की चुनौती, ये संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद एक जो भाषा को संरक्षण देने की चुनौती है वो सामने आई। घाना के अंदर क्या है, घाना के अंदर संविधान का किस प्रकार से निर्माण किया जाए, यानी संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन सी जरूरतों को महसूस किया, कौन कौन सी जरूरतें शामिल की जानी चाहिए। चाइना के अंदर क्या है कि चाइना के अंदर जैसे कि लोकतंत्र को जो है मजबूती प्रदान करने वाला संविधान है वो गठित नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की जो मूलभूत धारणाएं होती हैं उसको फॉलो नहीं किया गया है। चिली के अंदर एक नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का जो समस्या थी वो इनके सामने थी। तीसरा है लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत क्या आते हैं, वो सभी मूलभूत सिद्धांत जो कि लोकतंत्र के अंदर नागरिकों को होने चाहिए, जो कि वहां पर कामकाज के अंदर जो संस्थाएं काम में लगी हुई उन संस्थाओं के अंदर उन
सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के लोकतांत्रिक अधिकार की चुनौतियों का कहां पर सबसे ज्यादा सामना किया जाता है? जब तानाशाही या राजतंत्र को जब लोकतंत्र में बदलने का प्रयास किया जाता है, तो यहाँ पर तीनों प्रकार की चुनौतियों का जो है सामना किया जाता है। सबसे पहले यहाँ बुनियादी आधार की चुनौती का सामने आती है, फिर विस्तार की चुनौती, यानी अलग अलग संस्थाओं को किस प्रकार से काम करने के जो गाइडलाइन दी जाए, दिशा निर्देश दिए जाएं। फिर तीसरे प्रकार की लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती भी यहाँ पर मिलती है। इन चुनौतियों का सामना कहाँ पर किया जा रहा है? जैसे पोलैंड के अंदर है, म्यांमार के अंदर है, ग्वांतनाम बे के अंदर है। ये सारे, ये ग्वांतनाम बे उत्तरी अमेरिका का जो प्रांत है, वहां देश है वहां पर। तीसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या आती है संस्थाओं का कामकाज, यानी जो लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया, वहां पर विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के कामकाज के अंदर भी जो है लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उनको अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार की संस्थाओं का कामकाज में लोकतांत्रिक तरीके कहां पर नहीं अपनाए जाएंगे? जहां पर अलोकतांत्रिक देशों के, यानी तानाशाही या हम ये कहें कि राजतंत्र प्रकार के जो व्यवस्थाएं जहां पर होंगी, उस प्रकार के संस्थाओं के कामकाज में हमारे बुनियादी आधार की जो है कमी, बुनियादी आधार की चुनौती मिलेगी, हमें लोकतंत्र को मजबूत करने जैसी चुनौतियां मिलेंगी। और ये इनका सबसे ज्यादा उदाहरण हमें कहां पर देखने को मिला है? पाकिस्तान के अंदर, मैक्सिको के अंदर इस प्रकार की जो समस्याएं बार बार देखने को मिली हैं। और इसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अंतरराष्ट्रीय संघ, यानी संस्थाओं का कामकाज। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अंतरराष्ट्रीय संघ का ले सकते हैं, बोलीविया के अंदर ले सकते हैं। बोलीविया के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से जल के लिए जो एक संकट उभर कर सामने आया था, एक संस्था को जो है उसका अधिकार दे दिया गया था। तो इस प्रकार से जो संस्थाएं होती हैं, क्योंकि उस संस्था ने लोकतांत्रिक के तरीके से काम करना शुरू नहीं किया था, उस में एक तानाशाही तरीके से जिस संस्था ने पानी का ठेका अपने ऊपर लिया था, पानी का कॉन्ट्रैक्ट अपने पास लिया था, उसने लोकतांत्रिक तरीके को अपनाकर एक तानाशाही तरीका अपनाया था। तीसरा जो चौथा जो अपना सबसे बड़ा है वो है चुनाव, यानी चुनाव किस प्रकार से, चुनाव की जो चुनौती है वो कैसे बनती है? ये कब लोकतंत्र को मजबूत करना होता है। चुनाव देखिए, रेगुलर चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार का मनी और मसल पावर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इससे ये इस्तेमाल नहीं होंगे तो चुनाव क्या होंगे? लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे तो लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें पाकिस्तान हो गया, मैक्सिको हो गया, इवन जो चाइना है हमारा, वहां पर भी हमें इस प्रकार का जो है ये चुनाव के प्रक्रिया में जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से हमने अलग अलग चुनौतियों के बारे में जाना। आइए अब हम जानते हैं भारत के सम्मुख जो मौजूदा समकालीन जो भारत के जो राजनीति है उसके सामने किस किस प्रकार कैसी कैसी चुनौतियां हैं, यानी भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहली जो चुनौती है लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती में क्या होता है, संस्थाओं के कामकाज जो होता है, संस्थाओं के कामकाज में लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए भारत के अंदर लोकतंत्र का कैसे है। देखिए, लोकसभा व विधानसभाओं के अंदर क्या है, महिलाओं के आरक्षित सीटों का जो मामला काफी बार उभर करके सामने आया है। इवन ये इससे संबंधित जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट के अंदर भी भारत के अंदर पेंडिंग है, जिसके अंदर की 1/3 जो आरक्षित सीटें हैं उसकी डिमांड की जा रही है, यानी 1/3 सीटों के आरक्षण की से जो डिमांड है वो महिलाओं के लिए की जा रही है। क्यों की जा रही है? ये हमारे क्या हैं, ये हमारे उदाहरण हैं, ये हमारी समस्याएं हैं, समस्याओं का उदाहरण। और इधर हमने ये कारण लिख रखे हैं। कारण क्या है, क्यों डिमांड की जा रही है? क्योंकि लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के कम भागीदारी होना, यानी उनका प्रतिनिधित्व कम होना। देखिए, महिलाओं का जो भागीदारी है लोकसभा में तो केवल 10% के आसपास और विधानसभाओं में केवल 6% के आसपास रह जाता है। इसलिए महिलाओं को राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी देने के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में इस प्रकार के जो 1/3 सीटों का आरक्षण है उसकी डिमांड की जा रही है। ये जो 1/3 जो क्राइटेरिया है, ये हमने जो लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज है या पंचायती राज अधिकार हमारा, यानी तीसरे स्तर की जहां पर हमारे शासन प्रणालियां चलती हैं उसमें इसको अडॉप्ट किया गया है, जहां पर लाखों की संख्या में महिलाएं जो है अपना प्रतिनिधित्व दे रही हैं। दूसरे प्रकार की जो समस्या है, दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। इस पॉइंट को हमने
जो राजनीतिक पार्टियों वाला जो चैप्टर था, हमारा अध्याय था, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमारा देश, क्योंकि देखिए एक क्या है कि मल्टी पार्टी वाला देश है, जो दलीय शासन प्रणाली को अपनाए हुए है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टियां हैं, पार्टियों के अंदर कुछ जो चोटी के जो नेता होते हैं, उन्हीं नेताओं का जो पद होते हैं वो काबिज हो जाते हैं या उसके परिवार से ही उस पद पर बने रहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका कम से कम 2 या 3 साल में पार्टी के आंतरिक चुनाव होने चाहिए। यानी कम से कम 2-3 साल में, 2-3 साल में नहीं तो कम से कम 5 साल के अंदर जब पार्टी का नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पार्टी उसमें के अंदर शामिल होती है, तो उस पद पर कोई नया चेहरा होना चाहिए, ताकि इसमें क्या हो, उसके लोगों को अधिक से अधिक क्या दिया जा सके, प्रतिनिधित्व दिया जा सके। क्यों? क्योंकि पार्टियां जो होती हैं वो लोकतंत्र का आधार होती हैं। अब भारत के संदर्भ में देखा जाए, भारत के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो भारत के अंदर क्योंकि बहुराष्ट्रीय है, यानी बहुराष्ट्रीय दलों का जो शासन है वो है अधिक दलीय, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके अंदर लोग जो है किसी भी पार्टी की पॉलिसीज को देख करके क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो जैसे जितने ज्यादा अधिक प्रतिनिधि वहां पर प्रमोट होते चले जाएंगे, तो अधिक से अधिक समुदायों को क्या मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा। अधिक से अधिक समुदायों का जो दिनचर्या है या उनके रहने के जो लाइफस्टाइल है उसमें परिवर्तन आएंगे, क्योंकि अलग समुदाय से अगर जो प्रतिनिधित्व वहां पर जाएगा, अलग समुदाय से कोई पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, तो ऐसे में वो अध्यक्ष अपने समुदाय से संबंधित कुछ ना कुछ नए जो कानून बनाएगा, जिससे उस पार्टी के, उस समुदाय के लोगों का विकास हो सके। तीसरा है लोकतंत्र की मजबूती। लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर जितने भी कामकाज को करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, उसके अंदर सभी के अंदर लोकतांत्रिक जो है पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए, लोकतांत्रिक नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि लाभ के पद पर किसी 2 पद पर एक व्यक्ति आसीन नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति, जब मान लीजिए लाभ के पद हैं या सरकारी पद हैं, उसके ऊपर 2 पदों पर एक व्यक्ति का काम करना नहीं, संभव नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, मान लीजिए 2 पदों पर एक व्यक्ति काम कर रहा है, यानी हम मंत्रिमंडल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या होता है कि मंत्रिमंडल के अंदर एक एक मंत्री के पास 10-10 मंत्रिमंडल होते हैं। यदि ऐसे उन मंत्री पदों को यदि अलग अलग लोगों को दे दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी भी हो जाएगी और लोगों की समस्याएं भी आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। क्योंकि जब कोई समस्या आती है, एक व्यक्ति किसी समस्या पर सोचता है तो उसका समाधान ढूंढने में काफी समय लगता है, लेकिन जब एक ही समस्या पर जब बहुत सारे व्यक्ति सोचने लग जाते हैं, तो यहाँ पर उस समस्या के हल ढूंढने के जो चांसेस हैं, जो अनुपात है, वो बढ़ जाता है और उसका आसानी से शीघ्रता से समाधान ढूंढा जा सकता है और अधिक से अधिक लोगों को, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है। ज्यादा समुदायों को जब प्रतिनिधित्व मिलेगा तो समाज अपने आप विकास करेगा। समाज विकास करेगा तो क्या होगा, देश विकास करेगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा तो देश की इनकम बढ़ेगी। चौथा पॉइंट है बढ़ती हुई गरीबी। आज सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने ये जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बोलते हैं कि राक्षस की तरह से, राक्षस का मुख जैसे खुलता जाता है, उसी प्रकार से उस राक्षस मुखी समस्या की तरह से ये गरीबी की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत के संदर्भ में ये समस्या और भी ज्यादा है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, विकास के मार्ग पर अग्रसर है और विकास तभी संभव हो सकता है जब सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत जो उनकी जरूरतें हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। भारत के संदर्भ में क्योंकि गरीबियों में क्या देखा गया है कि गरीब लोगों के पास कई बार क्या होता है, ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनके पास अपने जो दिनचर्या की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इवन शिक्षा, यानी स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए करने के लिए भी इनके पास जो संसाधन नहीं होते हैं। ऐसे में सबसे पहला जो लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों का जो काम होना चाहिए वो गरीबी उन्मूलन का होना चाहिए, गरीबी को कम करना होना चाहिए, जिससे कि गरीब जनसंख्या अपने
जो परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सके, ताकि आगे चल करके ये गरीबी का आंकड़ा कम हो जाए और देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। पांचवा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है औरतों की कम साक्षरता दर। यानी भारत के संदर्भ में देखा जाए, 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर केवल 54% है। 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं की साक्षरता दर 54% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 75% के आसपास है, जो कि पुरुषों की तुलना में काफी कम है। जबकि महिलाओं की जनसंख्या के अंदर अगर जो प्रतिनिधित्व देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो कुल जनसंख्या का लगभग आधा जो है महिलाएं हैं। फिर भी जो इनके साक्षरता के जो दर है वो सोचने का विषय है, क्योंकि ऐसा समाज के अंदर धारणा भी है यदि महिला पढ़ जाती है तो वो दो परिवारों का जो है भला करती है, दो परिवारों को संवारती है। एक जिस परिवार में वो पैदा होती है वो, और दूसरा आगे जाकर के जब जिस परिवार के अंदर उसकी शादी हो जाती है, अपने बच्चों का लालन पालन करने में, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इस प्रकार से महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो बढ़ना बहुत जरूरी है। और इसी से क्या होगा, जब महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ेगी तो महिलाओं के अंदर जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी तो यहीं से क्या होगा कि परिवार नियोजन की जो बातें हैं वो भी एक तरह से सही मायने में क्या आएंगे, साबित होंगे। किस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सके, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान इन सभी समस्याओं के बारे में समझ सकता है। एक निरक्षर व्यक्ति के सामने प्रमुख चुनौतियां अपने बच्चों का पालन पोषण करने की होती है। वो देश के विकास के बारे में सोचने में थोड़ा सा लापरवाही करता है या असक्षम होता है। ऐसे में सभी जो जनता है या हमारी जो जनसंख्या है उसका सबसे पहले यानी राज्यों का एक तरह से एक दायित्व भी बनता है, जो लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व होता है कि वो अपने यहाँ रहने वाली जनसंख्या के जरूरतों को पहले पूरा करे, उनके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करे, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं हैं उनका समाधान करे और एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। तभी जाकर के किसी देश के विकास के मार्ग पर अग्रसर होने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अलग अलग तरह की चुनौतियों के बारे में डिस्कस किया। भारत के संदर्भ में यानी भारत के सम्मुख वर्तमान समय में कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है, उनको जो है कम किया जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीकों को अपना करके लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा होती है उसको अपनाकर सरकारें, इवन जो पार्टियां होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जो दलीय जो शासन होते हैं, जो दलीय शासन होता है जहां पर पार्टियां शासन करती हैं। इन पार्टियों को सुधारना बहुत जरूरी होता है। यदि पार्टियां समाज के बारे में सोचने लग जाएं, अपने आंतरिक हितों को छोड़कर अपने हितों को छोड़ करके जनहित के कार्य करने लग जाएं तो समाज सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आज हमने इनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, जो राजनीतिक सुधार हैं, यानी कि जो दलीय शासन प्रणाली है इसके अंदर दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि दलों के अंदर कौन है, दलों के अंदर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन प्रतिनिधियों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे प्रतिनिधित्वात्मक जो लोकतंत्र है उसमें लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके और जागरूक लोगों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करके इन समस्याओं से काफी हद तक समाधान किया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो चुनौतियां होती हैं, चुनौतियां वही होती हैं जिनका हमें कुछ उनमें सुधार करने की संभावनाएं नजर आती हैं। लोकतंत्र में ऐसे ही समस्याओं को चुनौती कहा जाता है। और ये सारी चुनौतियां क्या हैं, ये जो हमने डिस्कस की हैं, सारी चुनौतियां ऐसे हैं जिनके ऊपर पार पाना संभव है। तो संभव तभी है जब नागरिक जागरूक होंगे, राजनेता जागरूक होंगे और लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणाएं हैं वो आगे आकर के काम करेंगी। तो आज के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम
इन सभी लोक कल्याणकारी राज्य की धारणाएं और किस प्रकार से राजनीतिक सुधारों में परिवर्तन लाया जा सकता है या राजनीतिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।